नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। द यूनिक क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जातीय शासन व्यवस्था से संबंधित आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले हम आपको जातीय शासन व्यवस्था से संबंधित एक वीडियो दे चुके हैं। एक वीडियो में मैंने आपको 16 जनजाति शासन व्यवस्था से संबंधित जानकारी दिए थे। आज हम इस वीडियो में 11 जनजाति शासन व्यवस्था से संबंधित जानकारी देंगे। टोटल आप 2 वीडियो के माध्यम से 27 प्रकार की जनजातीय शासन व्यवस्था से संबंधित जानकारी प्राप्त किए। लेकिन आपको पता है हमारे झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियां हैं। अगर 32 प्रकार की जनजातियां हैं तो प्रत्येक जनजाति की अपनी अपनी एक शासन व्यवस्था है, अर्थात हमें 32 प्रकार की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आपने 2 वीडियो के माध्यम से 27 प्रकार की जनजाति शासन व्यवस्था पढ़ा। अब जो 5 बच रहे हैं, ये 5 जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में आपने पहले पढ़ा है। कैसे? जैसे मुंडा जनजाति के संदर्भ में बात करें तो मुंडा शासन व्यवस्था, ऐसे ही हम आपको पढ़ा दिए पढ़ा शासन व्यवस्था, मांझी प्रगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। अगर आप पहले उस वीडियो को नहीं देखें, इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो इस वीडियो को ना देखें, पहले आप उस वीडियो को देखें। उस वीडियो को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं। पहले आप उस वीडियो को देखें ताकि आपके अंदर एक अच्छी समझ आए, फिर आप इस चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ पाएँ। इस चीज़ को समझने के लिए आप इस चीज़ को समझिए। यहाँ आपने शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या आपके ऊपर भी शासन किया जा रहा है? आपके ऊपर भी शासन किया जा रहा है। आपके ऊपर विशेष रूप से 3 प्रकार से शासन किया जा रहा है। कैसे? अगर आप बात करें तो आपके ऊपर केंद्र सरकार भी शासन कर रही है। दूसरा बात करें तो आपके ऊपर राज्य सरकार भी शासन कर रही है। तीसरा, आपने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 73वां संविधान संशोधन करके लोकल गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई। लोकल गवर्नमेंट बोलें तो ग्राम पंचायत पे जो आपके मुखिया होते हैं, आपके ब्लॉक स्तर पे जो पंचायत समिति सदस्य होते हैं, और जिला स्तर पे जो जिला परिषद होते हैं, जिला परिषद सदस्य होते हैं, ये क्या है? ये लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट ग्रामीण क्षेत्रों में 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और शहरी क्षेत्रों में भी 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ठीक है, तो आप इस चीज़ों को समझिए कि आपके ऊपर भी शासन किया जा रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं नगर की, तो लोकल यहाँ के गवर्नमेंट कौन है? तो नगर पंचायत के सदस्य हैं, नगर परिषद हैं, नगर परिषद के सदस्य हैं, और नगर निगम के सदस्य हैं। ये यहाँ के नगर के जो होते हैं ये लोकल गवर्नमेंट होते हैं। इनको 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। हम आपको सीधे सीधे ये कहना चाहते हैं कि आप इनके शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। इस शासन व्यवस्था की ज़रूरत क्यों पड़ती है? किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र या किसी भी देश को सुसंगठित तरीके से चलाने के लिए इस शासन व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है। ठीक उसी तरह से प्रत्येक जनजाति अपनी एक सुसंगठित तरीका से चलने के लिए, सुसंगठित तरीका से फैसला लेने के लिए इन सभी को एक शासन व्यवस्था की ज़रूरत पड़ी, जिसे हम लोग पढ़ते हैं। और हमारे झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियां हैं और प्रत्येक जनजाति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि उनकी शासन व्यवस्था क्या थी। जैसा कि आज हम लोग, हमारे भारत में भी कई प्रकार की जनजातियाँ हैं। क्या हम लोग सभी प्रकार की जनजातियाँ के बारे में पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। उनकी सारी शासन व्यवस्था के बारे में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो जाति के आधार पे नहीं बांटा गया है, धर्म के आधार पे नहीं बांटा गया है। लेकिन पहले की जो शासन व्यवस्था थी वो जाति के आधार पे बांटी गई थी। इसलिए हम लोग 32 प्रकार की जनजातियाँ के बारे में, हम लोग 32 प्रकार की जनजाति के शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको मोटे तौर पे हमें ये समझाना था कि शासन व्यवस्था की ज़रूरत क्यों पड़ती है। किसी भी समाज को, किसी भी राज्य को, किसी भी देश को सुसंगठित तरीके से, चाहे वह प्रशासनिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे संचालित करने के लिए एक शासन व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से पहले वाले जनजाति को भी एक शासन व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती थी और प्रत्येक शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं खरवार जनजाति के बारे में। खरवार जनजाति को लड़ाकू जनजाति के नाम से भी जाना जाता है।
खेरवार जनजाति को ऐसा कहा जाता है कि ये खेरजहार नामक स्थान से हमारे झारखंड में आगमन किए हैं, इसलिए इसे हम लोग खरवार कहते हैं। ठीक है, ये जो खरवार जनजाति हैं वो अपने आप को सूर्यवंशी क्षत्रिय कहना पसंद करते हैं। खरवार जनजाति अपने आप को सूर्यवंशी क्षत्रिय कहना पसंद करते हैं। ठीक है, इनके आगमन के संबंध में हम आपको बता दिए। इसे 18 हजारी भी कहा जाता है पलामू में और लातेहार में। देखिए, जैसे आपने कई जगह पढ़े होंगे या तो हम आपको बताए भी हैं नदी के बारे में, स्थान परिवर्तन के साथ साथ नदी का नाम भी परिवर्तन होता था। हालांकि आपको ही हम बता दें, अगर सोन नदी को कहीं कहीं हम लोग तो सोन नदी के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं इन्हें सोनभद्रा भी कहा जाता था, हिरण्यवाह भी कहा जाता था। तो यह स्थान परिवर्तन के साथ साथ उस नदी का नाम चेंज कर दिया जाता था। ठीक उसी तरह से यहाँ भी अगर खरवार जनजाति का स्थान परिवर्तन हुआ अर्थात वे पलामू और लातेहार में गए तो इस खरवार जनजाति को 18 हजारी कहा जाने लगा था। ठीक है, इसे पलामू और लातेहार में 18 हजारी के नाम से जाना जाता है। ये जाति समुदाय कौन ऐसे जाति समुदाय से बिलोंग करते हैं तो प्रोटो अस्ट्रोलॉइड समूह जनजाति से ये संबंधित रखते हैं। इनकी एक जातीय पंचायत है। हम आपको बताएं पंचायत के बारे में, आप आज भी अवगत हैं, आपके ग्राम पंचायत है। तो पंचायत की काम क्या होता है कि गांव स्तर पे, हालांकि आजकल देखा जाए तो 4-5 गांवों को मिला करके एक पंचायत बना दिया जाता है। कहीं कहीं गांवों की संख्या अधिक भी हो सकती है। अगर हम यूपी की बात करें तो वहाँ एक गांव में एक पंचायत होती है, दूसरे गांव में दूसरी पंचायत होती है। इसके पीछे भी कई कारण हैं। हालांकि अभी देखें हमारे झारखंड में अधिकतर बात करते हैं तो 4-5 गांव मिला करके एक पंचायत की व्यवस्था की जाती है और उसके जो पंचायत के जो प्रमुख होते हैं उन्हें हम लोग मुखिया कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं इन्हें प्रधान भी कहा जाता है। मुखिया का काम होता है कि उस 4-5 गांव में किस तरह से विकास किया जाए, अर्थात कुल मिला के आप ये भी कह सकते हैं कि वे एक कार्यपालिका के तौर पे काम करते हैं। वो एक कार्यपालिका का काम करते हैं, कहाँ कैसे विकास किया जाए, कहाँ नल लगाया जाए, कहाँ लाइट लगाया जाए, गली की सफाई कैसे की जाए, ये सारी जो चीज़ें हैं वो उनके अंतर्गत आती है। उनके नीचे भी कई लोग काम करते हैं जैसे वार्ड सदस्य। ठीक है, तो आपके गांव में भी आज पंचायत है, पंचायतीय व्यवस्था है। वैसे ही आज जातीय पंचायत का जो प्रधान होता है वो मुखिया होता है। इनके शासन व्यवस्था में 2 गांवों का विवाद, देखिए अगर गांव स्तर के जितने भी विवाद हैं उनका निपटारा जो करेंगे वो मुखिया करेंगे। अगर यहाँ से निपटारा नहीं हो पाता है, थोड़ी जटिल समस्या है, 2 गांवों के बीच की समस्या है, मुखिया द्वारा इस समस्या का सुलझाव नहीं किया जा रहा है या समाधान नहीं किया जा पा रहा है, तो ऐसे स्थिति में यह जो समस्या है वो अंततः ग्रामीण पंचायत में जाएगा। 2 गांवों के बीच की समस्या का समाधान अंतर ग्रामीण पंचायत में भेजा जाता है, फिर यहाँ इनका समाधान किया जाता है। चीज़ों को समझिए। अगर आप इस चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि एक राज्य के जो सबसे बड़े न्यायालय होते हैं वो हाई कोर्ट होते हैं। एक राज्य की बात करते हैं, हाई कोर्ट होते हैं। तो एक हाई कोर्ट होते हैं, अगर एक राज्य की जितने भी समस्याएं हैं वो हाई कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, अगर कभी कभी जब 2 राज्यों के बीच आपस में विवाद हो जाए तो ये समस्या कहाँ जाएगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। ये 2 राज्य आपस में अगर समस्या उत्पन्न हो जाती है, किसी भी चीज़ को लेकर के वाद विवाद हो जाते हैं, तो क्या 2 राज्यों का विवाद हाई कोर्ट में जाएगा? नहीं जाएगा। अगर 2 राज्यों के बीच का विवाद चला जाता है एक किसी हाई कोर्ट में तो यह पक्षपात होगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ हम आपको बताएं, जैसा कि एक स्टेट की अगर समस्या रहे तो उस स्टेट के हाई कोर्ट में जाया जाता है, 2 स्टेट की समस्या हो तो सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ अगर एक गांव की समस्या हो तो उसका समाधान जो करेंगे वो मुखिया द्वारा किया जाता है। अगर 2 गांवों की विवाद की समस्या हो तो वह समस्या अंततः ग्रामीण पंचायत में ले जाया जाता है। चीज़ों को समझिएगा। यहाँ 4 गांवों की भी एक पंचायत होती है जिसे हम लोग चट्टी के नाम से जानते हैं। 5 गांवों की भी पंचायत होती है जिसे हम लोग पचोरा के नाम से जानते हैं। और 7 गांवों की भी एक पंचायत होती है जिसे हम लोग सतोरा के नाम से जानते हैं। चीज़ों को लिख लीजिएगा।
सतोरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ लोग जो करते हैं, कह सकते हैं आपकी जो विवाद होता है, जो अपराध करते हैं उनको कैसे दंडित किया जाता है या दंड दिया जाता है, तो उनके अपराध के अनुसार दिया जाता है। अगर कोई बड़ा अपराध किया हो तो उसको समाज से बाहर कर दिया जाता है। किन्हीं का आपस का विवाद हो या तो कह सकते हैं धन संपत्ति से लेकर के विवाद हो तो उनकी पंचायत वहीं कर दी जाती है, कुछ जुर्माना भरवा दिया जाता है या तो शारीरिक दंड दे दिया जाता है। इनके निवास स्थल की बात करें खरवार जनजाति की तो गढ़वा, डोल्टनगंज, लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, चतरा, रांची है। ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम आपको बता रहे हैं तो आपको एक नोट्स के फॉर्म में चीज़ों को देख रहे हैं। मेरा कर्तव्य बनता है कि सारी चीज़ों को दें। आपके एग्जाम में ये सारी चीज़ें पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। ये अगर आप जनजाति भी पढ़ते हैं वहाँ भी ये चीज़ें मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा आप इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि जातीय पंचायत प्रधान को खरवार जनजाति में क्या कहते हैं, तो उसे मुखिया कहते हैं। दो गांवों के बीच का विवाद हो जाता है तो उन्हें कहाँ ले जाया जाता है, अंतर ग्रामीण पंचायत में ले जाया जाता है। ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट आता है खोड़ जनजाति। खोड़ जनजाति, इनका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियन जनजाति से है। हालांकि यहाँ चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो कोई बात नहीं, आपको जनजाति में थोड़ा आसान हो जाएगा। इनकी भाषा जो है वो कौंधी भाषा है। ठीक है, कौंधी भाषा है। इनका जो गांव के जो प्रधान होते हैं, इनकी यहाँ भी एक पंचायती है, शासन व्यवस्था चलती है। गांव के जो प्रधान होते हैं उस मुखिया को घोटिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोटिया, गोटिया कहा जाता है। लेकिन अब ये जो इनकी जो स्थान है या तो कह सकते हैं इसका पद है, वो अब इनका पद नहीं है। इनके जगह पे अब सरपंच को रख दिया गया है और ये जो है वो जनता की सर्वसम्मति से गोटिया का स्थान परिवर्तन कर दिया, इसके पद को हटा दिया गया है वर्तमान समय में और सरपंच को ले आया गया है। हालांकि अगर वास्तविकता भी देखा जाए तो कोई भी न्यायालय, कोई भी विवाद का जो न्याय देंगे वो पंच द्वारा दिया जाता है और कई पंचों के समूह को हम लोग सरपंच कहते हैं, है ना। और मुखिया का काम जो वास्तविकता होता है वो कार्यपालिका के तौर पे काम करते हैं। गांव की क्या समस्या है, नल लगाना है, लाइट लगाना है, ये सारी काम करेंगे। लेकिन वो कहीं कहीं न्याय भी देना स्टार्ट कर देते हैं, कहीं कहीं उनके अधिकार में है, कहीं कहीं नहीं है। तो आपने यहाँ देखा कि आपके खरवार जनजाति में उनके अधिकार के अंतर्गत था न्याय देना, लेकिन यहाँ नहीं है, खोड़ जनजाति में नहीं है। पहले था, हटा दिया गया, अब सरपंच को लाया गया है। दंड भी दिया जाता है अपराध के अनुसार। अपराध के अनुसार कहने का मतलब ये है कि ऑन अपराध एक बड़ा अपराध माना जाता है। अगर ऐसे अपराध कर देते हैं तो उसे जाति से बहिष्कार कर दिया जाएगा। अगर संपत्ति से लेकर के विवाद हो तो शारीरिक दंडित किया जाता है, कुछ पैसे लिए जाते हैं, फिर वहाँ समस्या का समाधान कर दिया जाता है। इनके निवास स्थल की बात करें तो सिंहभूम और हजारीबाग है। नेक्स्ट है किसान जनजाति। इनकी भाषा जो है ये दोनों भाषा बोलते हैं, मुंडारी भाषा भी बोलते हैं, सदानी भाषा भी बोलते हैं। और इसका जो भाषा का संबंध है वो आष्टिक वर्ग की भाषा से संबंधित है, अर्थात संबंध रखता है। नेक्स्ट है यहाँ जातीय पंचायत भी पाए जाते हैं। ठीक है, अगर जातीय पंचायत में कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर परगना पंचायत में ले जाया जाता है। अगर कोई भी समस्या का समाधान जातीय पंचायत में नहीं हो पाया तो ऐसी स्थिति में परगना पंचायत उस समस्या को ले जाया जाता है, यहाँ उनका समाधान किया जाता है। और जो परगना पंचायत में समस्या को ले जाया जाता है वो कौन सी समस्या होती है, तो वे अंतर्ग्रामीण के जितने भी विवाद हैं वो परगना पंचायत में ले जाए जाते हैं। ठीक है, सबसे जो लोवेस्ट जो होती है पंचायत वो जातीय पंचायत होती है यहाँ। और उसके बाद अगर वहाँ की समस्या का समाधान जातीय पंचायत में नहीं हो पाया तो परगना पंचायत में ले जाया जाता है। इसके यहाँ अधिकारी होते हैं। अधिकारी को महतों, कोटवार और सरदार होते हैं। कोटवार, महतों और सरदार जो होते हैं वो किसान जनजाति के अधिकारी होते हैं। अगर दो पक्षों के बीच का विवाद है, अगर जो पक्ष पंचायत को बुलाएगा वो सारा खर्चा उठाता है। शायद आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, हम आपको यही लिखाए हैं, खर्च में बैठक बुलाने वाला सारा
खर्चा भुगतान करता है। और इसके जो निवास स्थल हैं वो रांची, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, गढ़वा, सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद और संथाल परगना है। चीज़ों को लिखिएगा अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। इसके निवास स्थल रांची में है, गुमला में है, लोहरदगा में, लातेहार, पलामू में, गढ़वा में, सिंहभूम में, हजारीबाग में, धनबाद में और संथाल परगना में है। ठीक, आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कोल जनजाति। कोल जनजाति को मान्यता 32वें जनजाति के रूप में मिली और ये मान्यता कौन दिए? तो केंद्र सरकार द्वारा दिया गया 2003 ईस्वी में। ठीक, इनके जो जाति समुदाय हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रोलैंड है। प्रोटो ऑस्ट्रोलैंड कहने का मतलब ये है, हमको आपको कई बार बता चुके हैं कि वैसे लोग जिनके बाल घुंघराले, अब फेस लंबे, होठ मोटे, नाक चपटे होते हैं, ऐसे लोग जो हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रोलैंड समुदाय से संबंध रखते हैं। इनकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा कौल है जो संथाली से मिलती जुलती भाषा है। इसके जातीय पंचायत के जो प्रधान होते हैं वो मांझी होते हैं। हम मुखिया इसलिए यहाँ लिखे हैं कि जो जातीय पंचायत के प्रधान के जो मुखिया होते हैं उससे हम लोग मांझी कहते हैं। इस पंचायत के जो मुखिया होते हैं उससे हम लोग मांझी कहते हैं। इसका निवास स्थल की बात करें तो उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना, दुमका, देवघर, गिरिडीह। ठीक है, इनके अंदर जो खून की जो समूह पाए जाते हैं कोल जनजाति के अंतर्गत वे बी रक्त समूह के खून पाए जाते हैं। इसमें 12 गोत्र हैं। कोल जनजाति के अंतर्गत 12 गोत्र हैं। नेक्स्ट है कोरा। कोरा जनजाति को हम लोग कोरा जनजाति या तो मिट्टी कोरना जनजाति भी कहते हैं। इनका जातीय समुदाय जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलैंड से संबंधित है और कोरा जो जनजाति है वो मुंडा जनजाति की एक शाखा है। कोरा जनजाति के जातीय पंचायत के जो प्रधान होते हैं या तो कह सकते हैं इस जनजाति के जो मुखिया होते हैं उससे हम लोग महातो कहते हैं। ठीक है, जातीय पंचायत के जो मुखिया होते हैं उससे हम लोग महातो कहते हैं। इस महातो के 2 सहायक व्यक्ति होते हैं जिससे हम लोग परमानिक कहते हैं और जोगा मांझी कहते हैं। हालांकि यही सब प्रश्न पूछा जाता है कि पंचायत कोरा जनजाति में जातीय पंचायत के प्रधान कौन होते हैं, तो महातो होते हैं। इनके कितने सहायक होते हैं और सहायक कौन कौन होते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न। यहाँ भी दंड जो दिया जाता है वो अपराध के अनुसार दिया जाता है। यज्ञ की बात करें तो यहाँ जड़ी बूटी जादू टोना महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ जड़ी बूटी पे लोग काफ़ी विश्वास करते हैं। ये अपने यहाँ एक पूजा भी करते हैं बैसाख के महीने में जिससे हम लोग स्वालखा पूजा कहते हैं। स्वालखा पूजा करते हैं। नेक्स्ट है कोरबा जनजाति से हम लोग आदिम जनजाति के अंतर्गत ये आता है आपका कोरबा जनजाति, जिनकी संख्या हमारे झारखंड में बहुत कम है। इनकी अगर शासन व्यवस्था की बात करें तो प्रोटो ऑस्ट्रोलैंड से संबंध रखते हैं। जाति इनकी जो जातीय समुदाय है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलैंड से संबंधित है। इनकी भाषा की बात करें तो एशियाटिक आस्टिक परिवार की भाषा से संबंधित है। जातीय पंचायत की बात करें, जातीय पंचायत के जो यहाँ के प्रमुख व्यक्ति होते हैं उनको हम लोग मुखिया कहते हैं। अंतरग्रामीण कहने का मतलब यही है कि अगर गांव के स्तर पे कोई विवाद है, वहाँ नहीं सुलझ पाया तो इस विवाद को अंतरग्रामीण में भेजा जाता है और उस अंतरग्रामी के जो प्रमुख होते हैं उससे हम लोग बड़ा मुखिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ कहते हैं मुखिया। जो ग्राम स्तर अर्थात कह सकते हैं ग्रामीण जातीय पंचायत के स्तर पे जो प्रमुख होते हैं उससे हम लोग मुखिया कहते हैं और उससे जो बड़े होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं बड़ा मुखिया। यहाँ भी जो दंड दिया जाता है वो अपराध के अनुसार ही दिया जाता है। अपराध के अनुसार ही दिया जाता है। और यहाँ का जो दंड होता है बड़ा दंड वो होता है बिटलाहा। बिटलाहा क्या होता है? बिटलाहा जनजातीय शासन व्यवस्था में बहुत बड़ा दंड होता है। कहने का मतलब ये है कि बिटलाहा अगर दंड किसी को दे दिया गया मतलब उसको बाहर कर दिया गया, समाज से बाहर कर दिया गया। अगर उसे फिर वापस समाज में आना है तो भात भितार करना पड़ेगा, अर्थात उस समाज को भोज भात खिलाना पड़ेगा। अर्थात समाज से अगर बाहर निकालना हो तो बिटलाहा जैसी प्रक्रिया आती है।
बिटलाहा जैसी दंड दिया जाता है, और बाहर से फिर समाज में लाना हो तो भात भितार जैसी प्रक्रिया को अपनानी पड़ती है। यहाँ महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, सामाजिक आर्थिक क्रियाकलापों में राय भी ली जाती है। यहाँ इस जनजाति में महिलाओं को सम्मान भी दिया जाता है, अर्थात कोई डिसीजन लेना हो तो महिलाओं से पहले पूछ लिया जाता है। हालांकि वास्तविकता अगर देखी जाए तो हमारे इस समाज में पुरुषों का अधिक महत्व है। अगर पुरुषों का अधिक महत्व है, अगर महिलाओं की अधिक महत्व रहता या तो बराबर महत्व रहती तो लिंगानुपात कम नहीं होता। यहाँ साफ साफ यहाँ देखने को मिलता है हमारे समाज में कि प्रधान पुरुष समाज है, अर्थात यहाँ इस समाज में पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट है महली जनजाति। महली जनजाति द्राविड़ जनजाति प्रजाति की एक जनजाति है। महली जो जनजाति है वो द्राविड़ प्रजाति की जनजाति है। इसका यहाँ जो है ना वो एक संगठित शासन व्यवस्था नहीं है। इसके यहाँ एक संगठित शासन व्यवस्था नहीं है। ये दो भाषा बोलते हैं, सदारी भाषा भी बोलते, सदानी भाषा और हिंदी भी भाषा बोलते हैं। यहाँ सुसंगठित तरीके से इनकी शासन व्यवस्था नहीं चलाई जाती है, लेकिन टेम्पोररी गांव स्तर पे इनके ग्राम पंचायत हैं। ग्राम स्तर पे पंचायत का गठन किया जाता है। इनके निवास स्थल की बात करें तो लोहरदगा, गुमला, रांची, सिम्मू, हजारीबाग, धनबाद और संथाल परगना है। ठीक है, इनके यहाँ जो होता है अगर कोई दंड दिया जाता है, बड़ा दंड, तो यहाँ समाज से बाहर नहीं किया जाता है। जनजाति में, इस जनजाति में अगर कोई बड़ा अपराध करता है तो उसे सामूहिक भोज भात खिलाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ लिखे हैं सामूहिक भोज खिलाना पड़ता है। यहाँ लोगों को समाज से बाहर नहीं निकाला जाता है, अर्थात बिटलाहा जैसा दंड यहाँ नहीं दिया जाता है। यहाँ इनके 5 उपजाति भी पाए जाते हैं: बासफोर, पातर, सुलुखी, तांती महली और मुंडा महली। इनके रक्त समूह जो होते हैं, जनजाति के जो अधिकतर रक्त समूह होते हैं वो बी होते हैं। नेक्स्ट है पहाड़िया जनजाति। पहाड़िया जनजाति के प्रमुख 2 शाखा हैं। पहला है माल पहाड़िया और दूसरा है सौरिया पहाड़िया। हालांकि ये जो दोनों जनजाति हैं वो आदिम जनजाति के अंतर्गत आते हैं। हम आपको यहाँ माल पहाड़िया के बारे में बताते हैं, सौरिया पहाड़िया के बारे में भी आपको इसके बाद बताते हैं। इसकी जो जाति समुदाय है माल पहाड़िया की, वो द्राविड़ मूल की आदिम जनजाति से संबंधित है। इनकी भाषा जो है वो माल्टो भाषा है और ये द्राविड़ परिवार से संबंधित है। इनके यहाँ भी पंचायत है, तो पंचायत के जो प्रधान होते हैं उन्हें हम लोग मांझी कहते हैं, और इस मांझी के 2 सहायक हैं जिन्हें हम लोग गोड़ाइत और दीवान कहते हैं। जो विवाद पंचायत स्तर पे नहीं सुलझा सके उन्हें अब अंतर ग्रामीण में भेज दिया जाता है, और इस अंतर ग्रामीण के जो मुखिया होते हैं वो सरदार होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। इस जनजाति में कोई गोत्र की व्यवस्था नहीं है, यहाँ गोत्र नहीं पाए जाते हैं। इसका जो निवास स्थल है, गोत्र की बातें इसमें नहीं लिखी गई है, आप साइड से लिख लीजिएगा। निवास स्थल इसका है संथाल परगना में मुख्य रूप से। हालांकि और जगह पे कहीं छीट-फूट तरीके से पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य तौर पे अगर देखा जाए तो इसका निवास स्थल जो है वो है संथाल परगना। देखिए, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, पलामू, रांची, सिंहभूम में भी पाए जाते हैं, लेकिन कम पाए जाते हैं। इस जनजाति में सलवान के पहाड़ पे कुछ अधिकारी होते हैं जिसे हम लोग परमानिक के नाम से जानते हैं। इस जनजाति में सलवान पहाड़ी पे कुछ अधिकारी पाए जाते हैं या अधिकारी होते हैं जिसे हम लोग परमानिक के नाम से जानते हैं। इसका जो परिवार है वो पितृ सतनात्मक है। पितृ सतनात्मक कहने का मतलब जो इसका वंश चलता है वो पिता के आधार पे चलती है। हालांकि आप देखें या हम देखें, जो हमें भी और आपको भी नागरिकता मिली हुई है
वो पिता के आधार पे ही मिली हुई है, अर्थात पितृसत्तात्मक के आधार पे भी मिली हुई है। हालांकि अगर भारत में देखा जाए तो 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त किया जाता है। हालांकि ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल साइंस की बातें हो गई। ये चीज़ें आप यहाँ तक चीज़ों को देखिए। हम आपके सामने एक और आंकड़ा लेकर के आते हैं। अब आपके 3 जनजाति शासन व्यवस्था और हैं, आप इन्हें देखें। नया आंकड़ा लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। आप यहाँ अब 3 जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका झारखंड के विभिन्न जनजातियों की शासन व्यवस्था से संबंधित पूरी जानकारी आप प्राप्त कर लेंगे। फिर आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न को यहाँ से हल करेंगे, आपसे सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल हो पाएंगे। 3 जनजातीय शासन व्यवस्था में सोरिया पहाड़िया, परहिया जनजाति और एक है सबर जनजाति। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पहाड़िया की 2 शाखाएं हैं, एक है सोरिया पहाड़िया और एक है माल पहाड़िया। माल पहाड़िया के बारे में आपने पढ़ा, अब अभी पढ़िए सोरिया पहाड़िया। सोरिया पहाड़िया का जो जीवन है वो बड़ा लोकतांत्रिक जीवन है। इसके जो प्रमुख होते हैं पंचायत स्तर पे, ठीक है, ग्राम पंचायत स्तर पे, वो होते हैं मांझी, और मांझी के जो सहायक होते हैं वो होते हैं गोड़ाई, कोतवार, भंडारी, गिरी, और ये जो इनका पद होता है वो वंशानुगत पद होता है। यहाँ जो मांझी का 2 कार्य होता है, एक धार्मिक कार्य इनको देखना पड़ता है और एक जो गांव के विवाद होते हैं उसको निपटाना होता है। 15 या 20 गांवों पे एक नायक बनाया जाता है। अगर कोई भी विवाद पंचायत स्तर पे नहीं सुलझा पाया मांझी, तो वैसे अवस्था में 15 और 20 गांवों को मिलाकर एक नायक की पोस्ट बनाई जाती है, और फिर 70 से 80 गांवों मिलाकर एक सरदार की पोस्ट बनाई जाती है। जो विवाद यहाँ नहीं निपट पाया वो विवाद को यहाँ निपटाया जाता है। अर्थात ये सारे जो नायक होते हैं और सरदार होते हैं वो अंतरग्रामीण विवाद का निपटारा करते हैं। अंतरग्रामीण विवाद कब आएगा? जब यहाँ विवाद को नहीं सुलझाया जाएगा। अगर यहाँ विवाद को सुलझाया जाता है तो यहाँ कोई विवाद नहीं आता है, ठीक है। जब यहाँ कोई विवाद को नहीं सुलझा पाया जाता है तो ऐसी अवस्था में इस विवाद को यहाँ भेज दिया जाता है। तो ऐसी अवस्था में नायक और सरदार इस विवाद को सुलझाने की काम करते हैं। सोरिया पहाड़िया जो है इसमें गोत्रों की कमी है, गोत्र की अभाव है। तो गोत्र की अभाव की स्थिति में अब लोगों की शादी ब्याह में दिक्कत होती है। तो ये क्या होते हैं कि तीन पुश्तों को छोड़ करके, 3 पुश्तों को छोड़ करके विवाह की बातचीत करते हैं। मतलब 3 पीढ़ी को छोड़ करके अपने में इन लोग शादी ब्याह की बात करते हैं, और जो शादी ब्याह की जो बात करवाते हैं उसे हम लोग कहते हैं सिंधु। चीज़ों को देखिएगा, जो बातचीत करवाते हैं शादी ब्याह का उनका नाम होता है सिंधु। इनकी जो भाषा है वो है कुड़ुक। कुड़ुक भाषा इनकी नहीं है, लेकिन कुड़ुक भाषा से मिलती जुलती इनकी भाषा है, इसलिए हम लिखा है। हालांकि कुड़ुक भाषा तो आपकी उरांव जनजाति की है, तो उरांव जनजाति की भाषा कुड़ुक से मिलती जुलती इनकी एक भाषा है, ठीक है। अब चीज़ों को देखिए, थोड़ा सा चीज़ों को यहाँ देखिएगा। जिस समय अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था उस समय जो आप यहाँ नायक देख रहे हैं, सरदार देख रहे हैं और मांझी देख रहे हैं, उस समय अंग्रेज़ों द्वारा इन लोग को मान्यता प्राप्त थी। जिस समय अंग्रेज भी शासन कर रहे थे उस समय भी इन लोग का पोस्ट यहाँ था। इनके बदले अंग्रेज इनको पेमेंट दे दिया करते थे। किनको? मांझी को, नायक को और सरदार। 3 पोस्ट जो था उनको मान्यता मिली हुई थी। ये अंग्रेजों के शासनकाल में भी यहाँ अपना पोस्ट पे काम करते थे। नेक्स्ट है परहिया जनजाति। ये अल्पसंख्यक में पाई जाती है हमारे झारखंड में। ऐसा माना जाता है कि पलामू की पहाड़ियों में ये पीढ़ियों से हैं। पलामू की पहाड़ियों में ये काफ़ी लंबे दिन से है, काफ़ी पीढ़ियों से, कई पीढ़ियों से यहाँ हैं। इनके जाति समुदाय की बात करें तो प्रोटोस्टोलैंड जातीय पंचायत है, जिनके प्रमुख होते हैं, जिसके मुखिया होते हैं या प्रमुख बोले महतो, और इनके सहायक जो होते हैं वो इसको हम लोग कहते हैं कहतो या खतो, ठीक। अब 8 और 10 गांवों को मिला करके एक अंतर ग्रामीण पंचायत का निर्माण किया जाता है, जिसके जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं कारा भयारी, ठीक। अब यहाँ हर एक गांव
में पंचायत होती है। पहाड़िया जनजाति में प्रत्येक गांव में एक पंचायत होती है। प्रत्येक गांव में पंचायत होती है, जिसे हम लोग भैयारी या जाति गोठ के नाम से जानते हैं। हालांकि यहाँ जातीय पंचायत तो होती ही होती है, लेकिन यहाँ प्रत्येक गांव में भी पंचायत होते हैं जिसे हम लोग भैयारी या जाति गोठ कहते हैं। पूजा पाठ करवाने की जो यहाँ काम करते हैं परहिया जनजाति में वो बेगा करते हैं, लेकिन महातों के नेतृत्व में करते हैं। यहाँ गोत्र पाया ही नहीं जाता। परहिया जनजाति में गोत्र पाया ही नहीं जाता। इनके निवास स्थल की बात की जाए, निवास स्थल की बात मतलब ये कहाँ कहाँ रहते हैं, तो ये पलामू, लातेहार, गढ़वा, हजारीबाग में रहते हैं। चीज़ों को थोड़ा समझिएगा। अब हम लोग देखते हैं सबर जनजाति। सबर जनजाति को पहाड़ी खड़िया के नाम से भी जाना जाता है। इनका उल्लेख रामायण में भी मिलता है। ये जो भाषा बोलते हैं वो उड़िया, बंगाली, हिंदी तीनों बोलते हैं। ये जातीय पंचायत, इनकी इस जनजाति में जातीय पंचायत पाई जाती है, जिनके प्रमुख प्रधान होते हैं, और ये प्रधान का जो पद होता है वो वंशानुगत पद होता है। इनके सहायक होते हैं जिनका नाम होता है गुड़ायत। गुड़ायत का भी पद वंशानुगत होता है। गुड़ायत का काम होता है कि इनके द्वारा दिया गया जो संदेश है वो गांव तक पहुंचाएं, अर्थात प्रधान के द्वारा दिया गया जो भी संदेश है वो गांव में पहुंचाएं, और गांव में क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, वो गांव की समस्या को प्रधान तक लेकर के आएँ, ताकि ये उन लोगों की समस्या का निपटारा कर सकें। और इसका मकसद ये होता है, शासन व्यवस्था का मकसद ये होता है लोगों, जनता की समस्या को सुनना, उनकी समस्या को दूर भगाना। यहाँ सजातीय विवाह भी होती है। अर्थात एक गोत्र से गोत्र में भी विवाह होती है। एक गोत्र में यहाँ विवाह होती है। इसके 4 उपवर्ग होते हैं जो झरा हैं। किन के 4 उपवर्ग हैं, तो सबर जनजाति के 4 उपवर्ग भी हैं, झरा, जेटापति, बासु या जहरा। ये जो आप 3 देख रहे हैं, जेटापति, बासु, जहरा, ये उड़ीसा में पाए जाते हैं, और आपका झरा जो है सिर्फ झारखंड में पाया जाता है। इनके निवास स्थल की बात की जाए तो ये सिंहभूम में मुख्य तौर से रहते हैं। बाकी हजारीबाग, धनबाद, पलामू, रांची, गिरिडीह, संथाल, परगना में भी ये रहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताए थे पहाड़िया जनजाति के बारे में। उनकी 2 शाखाएं हैं, एक है आपका सोरिया पहाड़ी, एक है माल पहाड़ी। तो सोरिया जो पहाड़ी रहते हैं, ये आप पा रहे हैं ब्रासलोई नदी। ब्रासलोई नदी आपको पता होगा, ये गोड्डा से निकलने वाली नदी है। ये गोड्डा से निकलने वाली नदी है। तो इस नदी के जो उत्तर में रहते हैं वो रहते हैं सोरिया पहाड़िया, और इस नदी के जो दक्षिण में रहते हैं वहाँ रहते हैं माल पहाड़िया। इनका निवास स्थल है माल पहाड़िया का। कहाँ है, ब्रासलोई नदी के दक्षिण में। और ब्रासलोई नदी के उत्तर में जहाँ राजमहल की पहाड़ियाँ हैं वहाँ सोरिया पहाड़ियाँ रहते हैं। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। ये आप सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं तो इनकी जो भाषा है, माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया की जो भाषा है वो अलग अलग है, लेकिन इनकी जो संस्कृति है वो सेम है, एक समान है। हालांकि ये जो इनकी जो शाखाएं हैं वो पहाड़िया जनजाति ही है, पहाड़िया जनजाति की ही ये 2 शाखाएं हैं। तो इनकी संस्कृति तो समान है लेकिन भाषाएं अलग अलग है। हो सकता है क्षेत्र के आधार पर इनकी भाषा अलग अलग हो गई होगी। चलिए चीज़ों को आप समझिएगा। आप क्या पढ़ें, आप 2 वीडियो के माध्यम से अर्थात जातीय पंचायत शासन व्यवस्था के अधीन आपने 2 वीडियो के माध्यम से सत्ताही जनजाति के बारे में पढ़े हैं। इसके पहले आप 5 जनजाति के बारे में पढ़ें तो आपका टोटल हो गया 32 जनजाति। आपके झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है और आप 32 जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में भी पढ़ लिए। ये 5 जनजाति के बारे में मैंने पहले आपको पढ़ा दिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मुंडा जनजाति के बारे में पढ़ा। मुंडा जनजाति की जो शासन व्यवस्था थी, मुंडा शासन व्यवस्था, वैसे ही पढ़ा शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था,
प्लेलिस्ट में आपको सारे मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख लें। ध्यान दीजिएगा, अगर पहले वाले आप वीडियो को देख लेंगे तो उसमें से एक आपको ये भी टॉपिक मिलेगा, नागवंशी शासन व्यवस्था। अगर नागवंशी शासन व्यवस्था भी यहाँ मिलेगा तब नागवंशी शासन व्यवस्था को इस जनजाति के अंतर्गत नहीं रखिएगा। अगर इसको आप रख लेते हैं तो आपके 33 हो जाएंगे। इसको इसलिए नहीं रखना है क्योंकि नागवंशी शासन व्यवस्था में किसी विशेष जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में बताया नहीं गया है। वहाँ नागवंशी शासन व्यवस्था में किसी विशेष जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में नहीं बताया गया है, बल्कि वहाँ मुंडा शासन व्यवस्था की विस्तृत जानकारी के बारे में बताया गया है। उसका विस्तार कैसे किया गया था उसके बारे में बताया गया है। नागवंशी शासन व्यवस्था में कोई जनजाति के बारे में वहाँ नहीं बताया गया है। तो आपको वहाँ 6 वीडियो जरूर मिलेंगे, लेकिन वहाँ जो जनजाति के बारे में बताया गया है वो 5 ही जनजाति के बारे में बताया गया है। अगर आप इसको 6 भी कनेक्ट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो आपको यहाँ 33 मिल जाएंगे। तो आप कन्फ्यूज हो जाइएगा। नागवंशी शासन व्यवस्था किसी विशेष जनजाति की शासन व्यवस्था नहीं है। ये मुंडा शासन व्यवस्था का विस्तृत रूप देने के लिए जो वहाँ प्रयास किया गया था उसी की जानकारी वहाँ मिलती है। वहाँ कोई विशेष जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में आपको जानकारी नहीं मिलती है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी और आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। एक बार मैं आपको फिर बता दूं, पहले इसी वीडियो में पहले आपको 16 जनजाति के बारे में बताया गया, फिर 11 जनजाति के बारे में बताया गया और 5 के बारे में पहले आपको बता दिया गया था। आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। इसको आप जोड़िएगा 27 होगा प्लस 5, 32 जनजाति के बारे में आप पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। यहाँ से आपके JPSC और JSSC जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि कोई भी एग्जाम हो, झारखंड में कंडक्ट करवाए जाने वाले सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। यहाँ तक की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।